गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो हर रोज की तरह जैसा कि वादा है हमारा कि आपको किसी भी खबर से मिस नहीं होने देंगे, यानी आपको हर वो खबर बताएंगे जो आपके लिए जानना है बेहद जरूरी। जी हाँ, देश और दुनिया से लेकर के जो ब्रेकिंग न्यूज है वो भी आप तक पहुँचाएंगे, इसलिए आप बने रहिए 1 घंटे हमारे साथ, कहीं मत जाइए और देखते रहिए फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। और शुरुआत एक दुखद खबर के साथ, जहां पर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए हमारे 3 जवानों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया, जिसमें सेना के 2 अधिकारी हैं जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 अधिकारी हैं और जानकारी के मुताबिक एनकाउंटर अभी भी जारी है। घाटी में गोलियों की गूंज है। सीमा पर सुरक्षा बलों की गहमा गहमी है। देश भर में मातम का माहौल है। और इस मातम की वजह है शहादत, जो अनंतनाग में आतंकियों से लोहा लेते हुए 3 अफसरों ने दी है। शहीद अफसरों में सेना के 1 कर्नल, 1 मेजर और पुलिस के 1 डीसीपी शामिल हैं। दरअसल अनंतनाग में बुधवार को आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर उस वक्त गोली चला दी जब वो सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। इसमें कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनैक और डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। ये कैसे और कहां हुआ, ये आप खुद सुनिए। दरअसल ये बताया जा रहा है कि एक गुप्त सूचना मिली थी कि जो वहाँ पर एक गडूला गांव है, वहाँ पर एक फॉरेन मिलिटेंट्स का ग्रुप छुपा हुआ है। इसके बाद से जो है जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों ने साझा अभियान चलाया और जैसे ही एक हाइड आउट के नज़दीक पहुँचे थे तो वहाँ से मिलिटेंट्स ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 3 ऑफिसर जो कि फ्रंट लाइन से लीड कर रहे थे वो गंभीर रूप से घायल हुए। दरअसल कोकेरनाग इलाके में आतंकियों के छुपे होने की खबर मिली थी, जिनके खात्मे के लिए आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया। और सर्च ऑपरेशन के लिए जैसे ही मौके पर पहुंचे, आतंकियों ने गोली चलानी शुरू कर दी। चूंकि तीनों अधिकारी फ्रंट से जवानों को लीड कर रहे थे, इसलिए तीनों बुरी तरह से घायल हो गए। इसके बाद तीनों अधिकारियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां तीनों को मृत घोषित कर दिया गया। अब इलाके में मौजूद आतंकियों को ढेर करने के लिए विशेष बलों को तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे इलाके में जो है साझा ऑपरेशन जो है काफ़ी कड़ा कर दिया गया। बताया जा रहा है कि कोकेरनाग इलाके में 3 से 4 आतंकी मौजूद हैं, जिनकी तलाशी को लेकर लगातार अभियान जारी है। और अनंतनाग से हमारे संवाददाता यावर सैफी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यावर, क्या अपडेट अभी इस ऑपरेशन को लेकर? क्या अभी भी एनकाउंटर जारी है? 20 घंटे से ज़्यादा हुए हैं, अभी भी कोकरनाग के इन जंगलों में ये ऑपरेशन चल रहा है। शफीक आपको दिखा रहे हैं, कोकरनाग के यही वो जंगल है जहां पर एक ग्रुप के होने की आशंका थी, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की तरफ से एक साझा ऑपरेशन चलाया गया। और फ्रंट लाइन से सेना के कोर कमांडिंग ऑफिसर के अलावा एक मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी लीड कर रहे थे। और जैसे ही वो एक अप्रोच साइट के अप्रोच हुए और वहीं पर जो है अंधाधुंध गोलीबारी हुई, जिसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हुए। हालांकि इनिशियल एड के बाद जो है दोनों को स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर तीनों की जानें जो है वो चली गई है। उसके बाद से जो है कल शाम से ही जो है इस पूरे इलाके में इंटेंसिफाई ऑपरेशन फिर से चलाया गया है। और आज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही जो है सर्च ऑपरेशन फिर से इंटेंसिफाई किया गया और रिइंफोर्समेंट को फिर से यहाँ पर तैनात किया गया। माना जा रहा है कि रात भर जो है सर्च ऑपरेशन इन जंगलों में जारी था। सर्च ऑपरेशन को लेकर के जो भी अपडेट होगा हम आपके जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल जो जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिन 3 जवानों की शहादत हुई है उनमें से एक डीएसपी भी थे और वो बड़गाम के रहने वाले थे। उनका पार्थिव शरीर जब उनके घर पहुंचा तो उनको अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। नम आंखों के साथ लोगों ने उन्हें आखिरी विदाई दी। हर आंख नम है, हर दिल में गम है। सब लोग रो रहे हैं, महिलाएं चीख रही हैं। ये तस्वीरें झकझोर देंगी। यहाँ उस लाडले की विदाई हो रही है जिस पर सारे इलाके को जीवन भर फख्र रहेगा। गोद में पला, गली में खेला, लड़का सामने से जा रहा है तो दुख तो होगा ही। देखिए अपने सपूत को विदाई देने के लिए
किस कदर भीड़ उमड़ी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में शहीद डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट का बड़गाम में नम आंखों से अंतिम संस्कार किया गया। आंसुओं और सिसकियों के बीच पिता गुलाम हसन भट्ट ने अपने बेटे डीएसपी हुमायूं भट्ट को अंतिम सलामी दी। बहरहाल शहीद भट्ट के पिता गुलाम हसन भट्ट भी जम्मू कश्मीर पुलिस के सेनानिवृत्त एलजी रहे हैं। शहीद हुमायूं भट्ट की 2 महीने की बेटी है। घर पहुंचने से पहले शहीद हुमायूं भट्ट के पार्थिव शरीर को जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने भी श्रद्धांजलि दी। बता दें कि आतंकियों के साथ हुए मुठभेड़ में सेना के 2 अधिकारी भी शहीद हो गए। उसमें कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष धोनेक भी शामिल हैं। मेजर आशीष मूल रूप से हरियाणा के पानीपत के बिंझौल गांव के रहने वाले हैं। फिलहाल उनका परिवार पानीपत के सेक्टर 7 में किराए के मकान में रहता है। बताया जा रहा है कि शहीद आशीष की 2 साल की बेटी है। आगे कुछ और खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कटनी में रुक रुक कर जिस तरीके से बारिश हो रही है, उसने हालत अब बिगाड़ दी है। जलभराव के चलते शहर के कई इलाके जलमग्न हैं। कटनी से जो तस्वीरें सामने आई है वो वाकई हैरान करने वाली हैं। सितंबर महीना आधा गुजरने को है, लेकिन देश के कई राज्यों में बारिश अभी भी तांडव मचा रही है। मध्य प्रदेश के कटनी में आसमान से रुक रुक कर आफत बरस रही है। मूसलाधार बारिश के चलते कई जगहों पर भयंकर जलभराव देखने को मिल रहा है। इस तस्वीर को देखिए, रेलवे अंडरपास पानी में डूब गया है। किसी गाड़ी का अंडरपास से आना जाना संभव नहीं। हालात बदतर नजर आ रहे हैं। मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर पानी का बहाव झरने का रूप ले चुका है। बच्चे जान जोखिम में डालकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं। जरा सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। अब इस तस्वीर को देखिए। बेबसी ऐसी है कि अंतिम संस्कार के लिए शव को पानी के बीच से लेकर जाना पड़ रहा है। हर तरफ पानी भरा हुआ है और कोई रास्ता नहीं बचा है। पूरे शहर में हालात बिगड़े हुए हैं। बारिश के चलते बाढ़ आ गई है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पानी की निकासी की व्यवस्था सही नहीं होने के चलते हालात बद से बदतर हो चुके हैं। और खबर इंदौर से, जहां एक शख्स को बुरी तरह से बीच सड़क पर पीटा गया, उसके कपड़े तक उतार दिए गए। और जिस शख्स को पीटा गया है, बताया जा रहा है कि वो एक टीचर था जिसने गुरु और शिष्य के रिश्ते को कलंकित किया। बीच सड़क पर एक शख्स को नग्न अवस्था में बुरी तरह पीटा जा रहा है। घुसे बरसाए जा रहे हैं, बालों से घसीटा जा रहा है, सरे बाजार जमकर पिटाई की जा रही है। ये टीचर है, वो छोरी को रात भर चमकाया इन्होंने। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस शख्स का गुनाह क्या है। दरअसल ये शख्स पेशे से टीचर है और इस पर नाबालिग छात्रा से छेड़खानी का आरोप लगा है। छात्रा के परिजनों को जब छेड़खानी के बारे में पता लगा तो परिजनों ने इस शख्स के कपड़े उतरवा दिए और जमकर सबक सिखाया। इसके बाद इस शख्स को नग्न हालत में पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के साथ मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और बात उत्तर प्रदेश की राजधानी की, जहां पर बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। कार से कुचलकर एक 2 साल की बच्ची की मौत हो गई। ये घटना कैसरबाग इलाके की है, जहां सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक छोटी सी बच्ची सड़क के किनारे बैठी हुई है। तभी एक कार तेज रफ्तार के साथ आती है और ये हादसा हो जाता है। एक कार आती है और बच्ची को रौंद कर चली जाती है। ये घटना यूपी की राजधानी लखनऊ के कैसरबाग इलाके की है। हादसे में 2 साल की बच्ची की मौत हो जाती है। जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें देखा जा सकता है कि एक जगह बैठी बच्ची खेल रही है और उसकी मां पास में ही टहलते टहलते मोबाइल पर बात कर रही है। खबरों के मुताबिक पास ही एक अपार्टमेंट से एक कार बाहर निकलती है और बच्ची को रौंदते हुए चली जाती है। इसके बाद पूरे इलाके में हंगामा मच जाता है। बच्ची की मां की चीख पुकार सुनकर वहां भीड़ जमा हो जाती है। बच्ची का शव रख प्रदर्शन शुरू हो गया। हालात बिगड़ते देख कैसरबाग सर्किल के तीनों थाने की पुलिस बुला ली गई। मामले को शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इस बीच हादसे के बाद कार चालक फरार है। कैसरबाग पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है।
सीसीटीवी फुटेज से जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार बाराबंकी से लखनऊ आया था। बच्चे की मां का नाम कंचन है, जिसकी शादी बाराबंकी के जहांगीराबाद निवासी प्रकाश से हुई है। कुछ दिन पहले रक्षाबंधन में कंचन अपनी बच्ची के साथ अपने मायके आई थी, लेकिन एक हादसे ने उनका परिवार उजाड़ दिया। और सड़क हादसे की एक तस्वीर कानपुर से भी सामने आई है, जहां एक पिकअप और ट्रॉली की भीषण टक्कर हो जाती है। जी हाँ, और इस पूरे हादसे में 4 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। आप भी देखिए। कानपुर में एक भीषण हादसा होता है। पिकअप और ट्रॉली की आमने सामने टक्कर हो जाती है। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, कई लोग घायल हैं। पूरी खबर आपको दिखाते हैं। हादसे की ये तस्वीरें दहलाने वाली हैं। ये भीषण दुर्घटना हुई कानपुर के अफजलपुर गांव के पास। आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी हादसे का शिकार हुई उसका क्या हाल हो गया है। बताया जा रहा है कि ट्रॉली और पिकअप की आमने सामने की टक्कर हो गई है। इस टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई है। कुछ लोग इस दुर्घटना में घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के समय दोनों गाड़ियों की स्पीड काफी ज्यादा थी। दोनों गाड़ियों के ड्राइवरों ने सामने से आती गाड़ी को देखा, लेकिन वो अपनी गाड़ियों पर कंट्रोल नहीं रख सके, जिसके चलते ये दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई। हादसे में एक बच्ची समेत 4 लोगों की मौत हो गई। घायलों में कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बात करेंगे क्रिकेट का अंडर वाटर अवतार। खबर झटपट आपको दिखाएंगे 7:27 में। यहाँ पर रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे कुछ और बड़ी खबरों को लेकर। बात राजस्थान की करते हैं, जहां पेट्रोल और डीजल को लेकर बवाल कटा हुआ है। पेट्रोल पंप डीलर्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और अगर इसी तरह बवाल होता रहा तो आने वाले दिनों में लोगों को, राजस्थान की जनता को पेट्रोल और डीजल मिलने में काफी दिक्कत हो सकती है। पेट्रोल और डीजल अभी सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। ये तस्वीरें राजस्थान की हैं, जहां पूरे दिन पेट्रोल पंप पर सन्नाटा पसरा रहा और पेट्रोल पंप बंद रहने से लोग इस समय बेहद परेशान हैं। दरअसल पेट्रोल पंप डीलर्स की हड़ताल चल रही है, जिसके तहत आज भी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रखने का फैसला किया गया है, जिससे पेट्रोल पंप डीलर्स के साथ ही राज्य सरकार को भी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। हमारे यहाँ के जो बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो जिनकी गाड़ियाँ दूसरे राज्य में जाती हैं, वो सब लोगों की गाड़ियाँ दूसरे राज्य से पेट्रोल डीजल लेकर यहाँ पे आती हैं, जिससे हमें काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। हमारे भी राज्य की सेल इससे कम होती है। पेट्रोल पंप डीलर्स की हड़ताल की सबसे बड़ी वजह है वैट। जी हाँ, पड़ोसी राज्यों की तुलना में राजस्थान सरकार पेट्रोलियम पर ज्यादा वैट वसूलती है, जिसके चलते पेट्रोल पंप संचालकों ने 2 दिन का बंद रखा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होगी। अब भी अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 15 तारीख से, मतलब परसों से पूरा बंद कर देंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। तो बहुत फर्क पड़ेगा, तो पहिए थम जाएंगे राजस्थान के। तो बिल्कुल साहब, राज्य सरकार को चाहिए कि हमारी मांगों पे गंभीरता से विचार करे। डीलर्स ने साफ ऐलान कर दिया है कि सरकार ने अगर उनकी मांगे नहीं मानी तो 15 सितंबर से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। वैसे आप अगर राजस्थान में हैं तो आज सुबह 10 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद से ईंधन मिल पाएगा। पेट्रोल पंप बंद है, डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है। 10 से लेकर शाम 6 बजे तक बंद रहेगा। ये अलग बात है कि 6 से और 10 बजे के पहले तक पेट्रोल डीजल मिल सकता है। बता दें कि वैट के मुद्दे पर शुरू हुई लड़ाई लंबी खींच सकती है, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि केंद्र को ही टैक्स में कमी करनी चाहिए। वैसे एक जानकारी के मुताबिक पेट्रोल पंप डीलर्स की हड़ताल से राजस्थान सरकार को रोजाना 40 करोड़ रुपए सिर्फ टैक्स का नुकसान हो रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में किसी आतंकी ने हमला कर दिया तो उसे निपटा कैसे जाए, इसको लेकर के एक प्रैक्टिस शुरू कर दी गई है। और इसी को लेकर राजधानी लखनऊ में एक मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें एनएसजी और यूपी एटीएस ने मिलकर अभ्यास किया है। सड़क पर अचानक बख्तरबंद गाड़ियां, उस पर अत्याधुनिक हथियार से लैस सुरक्षाकर्मी और जवानों से अटा पड़ा पूरा इलाका। ये तस्वीरें लखनऊ के लोक भवन के सामने की हैं, जहां एनएसजी और यूपी एटीएस के जवानों ने मिलकर मॉक ड्रिल की। इस दौरान जवानों ने उन तमाम तरह के सुरक्षा अभ्यास को दोहराया जिससे अचानक आए खतरे को खत्म किया जा सके। यूपी में आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए एटीएस और एनएसजी संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल कर रही हैं। इसे गांडीव वी का नाम दिया गया है। दरअसल एक के बाद एक कई धमाकों के बाद लोक भवन में ये मॉक ड्रिल शुरू की गई।
जिसमें एनएसजी के जवान, यूपी पुलिस के जवान और यूपी फायर सर्विस के जवान शामिल हुए। आप देख सकते हैं कि लोक भवन के अंदर धमाकों से सुरक्षा व्यवस्था का परीक्षण किया जा रहा है। एनएसजी कमांडो लोक भवन के अंदर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, तो वहीं लोक भवन के बाहर यूपी पुलिस के अफसरों और जवानों ने सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली। बता दें कि मॉक ड्रिल लखनऊ के कई सार्वजनिक स्थानों पर की जा रही है। एनएसजी की टीम ने लखनऊ के रेलवे स्टेशन समेत कई जगहों पर मॉक ड्रिल किया। और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। बुधवार को आईटी विभाग ने उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की। और न सिर्फ आजम खान बल्कि आजम खान के जो करीबी हैं वो भी रडार पर हैं, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान ने कह दिया है कि आजम खान पर जुल्म हो रहा है, उसे इंसानियत के नाते जीने नहीं दिया जा रहा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की एक मुसीबत खत्म नहीं होती तो दूसरी शुरू हो जाती है। बुधवार को आजम के कई ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। ये कार्रवाई रामपुर, लखनऊ, मेरठ, सीतापुर समेत कई शहरों में की गई। ये कार्रवाई जौहर ट्रस्ट के मामले में की गई। तो वहीं इस छापेमारी को लेकर संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान आया है। बर्क ने कहा है कि ये आजम खान पर अत्याचार है, इंसानियत से जीने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, ये खुला हुआ जुल्म और ज्यादती है आजम खान के साथ। ठीक है, अगर उनकी निगाह में कोई काम जुल्म है तो जुल्म की हैसियत से उसमें कार्रवाई करें, एक्शन लें, लेकिन ज्यादती करना और इंसानियत के खिलाफ, मतलब ये कि एक इंसान को इंसानियत की जिंदगी नहीं गुजारने देना और इतना जुल्म करना, ये जुल्म अच्छा नहीं है। बर्क आजम खान पर इस आईडी रेड का विरोध कर रहे हैं। तो वहीं कहा जा रहा है कि ये रेड इसलिए मारी गई क्योंकि आजम खान के जौहर ट्रस्ट में गड़बड़ियों के सुराग तलाशे जा रहे हैं। आजम के करीबियों के घर भी छापेमारी हुई। रामपुर में सपा विधायक नसीर खां के घर पर आयकर की छापेमारी की गई। तो वहीं सीतापुर में आजम के करीबी रीजेंसी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक के यहाँ आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। वहीं छापेमारी को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि सरकार जितनी कमजोर होगी, विपक्ष पर छापे उतने बढ़ते जाएंगे। करीब 6 महीने पहले आयकर विभाग ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के आयकर हलफनामे की फिर से जांच शुरू की थी, क्योंकि हलफनामे में कई गड़बड़ियां मिली थी। तंजीन फातिमा के बैंक खातों में भी तमाम गड़बड़ियां जांच में सामने आई थी। इन खातों में तमाम संदिग्ध लेन देन का पता चला था। साथ ही जौहर ट्रस्ट से हुए तमाम संदिग्ध लेन देन का भी पता चला था। और बात एक अहम खबर आपको बता, जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में रेल क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। दोनों ही जगह वो करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पहले पीएम मोदी मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। सुबह करीब 11:15 बजे प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के बीना पहुंचेंगे। यहां वो बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करेंगे। एमपी में करीब 10 औद्योगिक परियोजनाओं का शिलान्यास होना है। ये सारी परियोजनाएं करीब 50,700 करोड़ रुपए की है। ये परियोजनाएं आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम होगा। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। एमपी के बाद पीएम छत्तीसगढ़ जाएंगे। दोपहर करीब 3:15 बजे पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंचेंगे, जहां रेल क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। करीब 6,350 करोड़ रुपए की ये रेल क्षेत्र परियोजनाएं हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा 1 लाख सिकल सेल परामर्श कार्ड भी बांटेंगे। इससे आदिवासी आबादी को बड़ी राहत मिलेगी। पीएम रायगढ़ में कोड़ातराई में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। क्या सरकार की तरफ से कहा गया है कि विशेष सत्र में 4 बिल पेश किए जाएंगे। कौन से होंगे वो 4 बिल, देखिए इस रिपोर्ट में। सियासी गलियारे में असमंजस का माहौल था। पूरा विपक्ष बुरी तरह से बेहाल था। हर शख्स के मन में एक ही सवाल था, आखिर विशेष सत्र में होगा क्या? अब इस सवाल से पर्दा उठ गया है। केंद्र सरकार ने संसद के विशेष सत्र का प्रस्तावित एजेंडा जारी कर दिया है।
इसके मुताबिक पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में 75 सालों में संसद की यात्रा पर चर्चा होगी। इस दौरान संविधान सभा से लेकर अब तक की संसदीय यात्रा पर चर्चा होगी। वहीं सत्र के दौरान 4 विधेयकों को भी दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। इन 4 बिलों में एडवोकेट बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल, पोस्ट ऑफिस बिल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर बिल शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि इन 4 बिलों में वो विवादास्पद बिल भी शामिल हैं, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर नई कमेटी बनाई गई है। बता दें कि कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है, आखिरकार सोनिया गांधी द्वारा पीएम को लिखे गए पत्र के दबाव में मोदी सरकार ने 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र के एजेंडे की घोषणा करने की कृपा की है। फिलहाल जो एजेंडा प्रकाशित किया गया है उसमें कुछ भी नहीं है। इन सब के लिए नवंबर में शीतकालीन सत्र तक इंतजार किया जा सकता था। मुझे यकीन है कि सदन में हमेशा की तरह आखिरी क्षण में नए मुद्दे आने को तैयार हैं। पर्दे के पीछे कुछ और है। इसके बावजूद इंडिया की पार्टियां घातक सीईसी विधेयक का डटकर विरोध करेंगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र शुरू होने से एक दिन पहले 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। भोपाल टू रायपुर पीएम की सौगात भरपूर। आपको दिखाएंगे फ्रेश एंड फास्ट में 7:55 पर अनुराग सिंह के साथ। और फिलहाल रुक रही छोटे ब्रेक के लिए। को पावर्ड